बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने वाली समाअत के हवाले से। आपको ये बताते चलें कि आज बहुत अहम समाअत जो हुई है मुकदमात की वो हुई है, और ख़ास तौर पे कराची में अगर हम बात करना चाहें तजावुज़ात की या जो नालों की सफाई का सिलसिला जारी है, उस हवाले से भी दरख्वास्त दायर की गई थी मुतासरीन की जानिब से, जिसे निपटा दिया गया, खारिज कर दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, जो मुख्तलिफ नाजायज़ तामीरात हैं, यानी जो कि गलत ज़मीन पर कायम की गई हैं या ऐसी तजावुज़ात जिनको ख़त्म कराया जाना था लेकिन किसी वजह की यानी निस्बत से उसको ख़त्म नहीं किया गया, उस पर आज काफ़ी जो है वो इस समाअत में अदालत के रिमार्क्स भी आए, और उसमें चीफ जस्टिस गुलजार साहब का ये कहना था कि अगर इस तरीके से तजावुज़ात को ख़त्म नहीं किया गया तो बहुत से लोगों को शायद जेल भी जाना पड़ जाए। इसी हवाले से नाज़रीन हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है हमारे नुमाइंदे GM गोपांग। अस्सलाम वालेकुम गोपांग, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सलाम डॉक्टर साहब। जी गोपांग, क्या कहते हैं सर, आज जो ये बड़ी समाअत कराची रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की हुई है, और बड़े बड़े जो अहम नवैयत के मुकदमात हैं उनके हवाले से आज रिमार्क्स भी दिए गए हैं और अहकामात भी जारी किए गए हैं। मुझे बताइएगा सर इसके हवाले से। जी डॉक्टर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर एक लार्जर बेंच जो तश्कील दिया गया है, जो 5 रोज तक ये समाअत करेगा। इसमें जो मेन समातें थी वो एडवोकेट नेमतुल्ला खान साहब की जो दरखास्त थी उस पर की गई। ये तमाम मामला गुज़िश्ता समातों में भी चलते आए हैं, मगर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद और उनके साथ बैठे हुई जो 2 रुकनी टीम थी, उन्होंने सख्त तरीन आर्डर दिए हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस को इस ऑर्डर्स के मुतालिक नहीं सोचा जा सकता था, और वकला और जो दीगर अफसरान हैं, जो महकमों के आला अफसरान वहाँ मौजूद थे और अपनी अपनी रिपोर्ट्स लेकर आज पेश हुए थे, उन तमाम को जो है उनकी रिपोर्ट्स पर ही जो है उनकी सरजनिश की गई, और तमाम मामलात को इस अंदाज से टैकल किया गया कि जैसे अदालत को पता हो कि ये तमाम जितनी भी आज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं या रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं या नई दरखास्तें आ रही हैं, ये सिर्फ अदालत का टाइम ज़ाया करना है, और जो डिले टैक्टिक्स कही जाती हैं कि इस तमाम मामला को थोड़ा सा तूल दिया जाए, तो उसी हिसाब से आज अदालत ने इन तमाम दरखास्तों को फौरी मुझे बताइएगा GM गोपांग के जो मुतासरीन की जानिब से जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ गुजर नाले पे और महमूदाबाद नाले पे, उसमें जो मुतासरीन की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसे भी खारिज कर दिया गया है। जी, ये सबसे पहले ये इशू आया था जिसमें गुजर नाला, औरंगी नाला और कराची के अंदर जो दीगर नाले थे उन तमाम के बारे में एक KMC की जानिब से भी दरखास्त दायर की गई थी कि जिसमें वजाहती नोट अदालत से चाहिए था, और साथ में गुजर नाले के मुतासरीन सुबह से वहाँ मौजूद थे, उनके वकील ने भी एक दरखास्त दायर की थी जिनका ये कहना था कि फौरी तौर पर उनको रिप्लेसमेंट दी जाए, या वो घर जो अलाट शुदा हैं, जो लीज हैं KMC की जानिब से, उनको ना गिराने का हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने फौरी तौर पर एक शॉर्ट आर्डर देते हुए कहा कि जो हमारा पहले हुक्म था वही जारी रहेगा। जो ऑपरेशन है कराची के अंदर, नालों के इतराफ जितने भी घर हैं, चाहे लीज हैं, गैर कानूनी तौर पर दी गई हैं, या अगर गैर कानूनी तौर पर बगैर किसी कागजात के बैठे, उन तमाम को तोड़ा जाएगा। कोई भी इसमें बात या उज़र अब नहीं सुना जा सकता, और फौरी तौर पर 2 दिन के अंदर इस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए अदालत को रिपोर्ट पेश करने की भी साथ में हिदायत कर दी, और तमाम जितने भी अदालती हुक्म इम्तनाई जिसने दरखास्त दी उन तमाम को भी कैंसिल करने की जो है वो हिदायत जारी कर दी है। और KMC की जानिब से जो वजाहती एक दरखास्त दे दी गई थी उसको भी उन्होंने खारिज किया, और साथ में मुतासरीन की जो दरखास्त थी उसको भी खारिज करते हुए अदालत ने कहा तमाम जो हुक्म इम्तना है वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं, उसे भी खत्म कर दिया गया है जितने स्टे ऑर्डर थे। डॉक्टर साहब, चाहे सिंध हाई कोर्ट से या मातहत अदालतों से कहीं से भी किसी ने भी अगर कोई हुक्म इम्तनाई लिया हुआ है इस मामले में, वो तमाम अब कैंसिल समझे जाएंगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत और अहकामात जारी कर दिए हैं। जी ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो KD ऑफिसर्स क्लब है इसके हवाले से भी काफ़ी जो है बात की गई है, और कश्मीर रोड के लिए कहा गया है कि इसे बिल्कुल तजावुज़ात से पाक करके उसके बाद इसको इस तरीके से कर दिया जाए कि यहाँ पे बच्चे खेल सकें।
जी, इस पर जो है चीफ जस्टिस ने खुद रिमार्क्स दिए थे कि मैं इस रोड के बारे में, जो कश्मीर रोड है इसके बारे में और इससे मुत्तसिल जितनी भी एराजी है, मैं खुद जानता हूं, मैं गवाह हूं इन चीजों का कि यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए जगहें होती हैं। आज अदालत ने कमिश्नर कराची और केएमसी इंतजामिया को, केडीए इंतजामिया को वाज़ेह तौर पर अहकाम दिए हैं, चाहे केडीए क्लब हो, स्क्वैश कोर्ट हो, स्विमिंग पूल हो या दीगर वहां पर जो भी तामीरात की जा चुकी है उन तमाम को जो है वो तोड़ा जाए। जबकि जो एडवोकेट थे केडीए की जानिब से, उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ जो तामीरात हैं जिसमें क्लब का उन्होंने जिक्र किया कि ऑफिसर क्लब को गिरा दिया गया है, मगर अदालत ने कहा कि सिर्फ ऑफिसर क्लब ही नहीं गिराना, कि जितने भी कश्मीर रोड पर तजावुजात इस वक्त या जो खेल के मैदान बच्चों के लिए मख्तस किए गए थे उन तमाम को जो है गिराकर अदालत को रिपोर्ट जमा करवाई जाए। जी अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अलादीन पार्क, अलादीन वाटर पार्क जो है उससे मुत्तसिल एक क्लब है, निजी क्लब, जिसे तोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। जी, सुप्रीम कोर्ट में आज एक और ये मामला आया जिसमें पवेलियन क्लब और इस अलादीन पार्क के अंदर जो शॉपिंग सेंटर बना हुआ है उसके मुतालिक एक बात चली और जिस पर अदालत ने कहा कि ये पवेलियन क्लब जो इस टाइप के जो पार्क्स हैं उसके अंदर क्या कर रहा है और शॉपिंग सेंटर की क्या जरूरत है जब कराची के अंदर बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा मौजूद है। पुलिस और रेंजर्स की मदद के लिए अदालत ने फौरी तौर पर अहकाम जारी किए हैं कि लेकर इन तमाम तजावुजात को अलादीन पार्क से हटाया जाए और पवेलियन क्लब को भी गिरा के 2 दिन के अंदर जो 16 तारीख मुकर्रर की गई है उसमें रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने इस पर सरजनिश भी करते हुए कमिश्नर कराची को कहा था कि रफाई प्लाट्स के मुतालिक हमारे गुज़िश्ता समातों पर भी वाज़ेह आर्डर हैं कि कहीं पर भी कोई तजावुजात जो पार्क्स के लिए जमीनें हैं या जो अवामी मकामात हैं उनको उसी असल हालत में बहाल रखा जाएगा, वहां कोई शॉपिंग प्लाजा कोई नहीं बनाया जाएगा, अदालत को नहीं चाहिए। जी अच्छा, मुझे बताइएगा कि नेस्ला टावर जो है उस हवाले से भी अहकाम जारी किए गए हैं और इसे फौरी तौर पे अभी गिरा देने का हुक्म दे दिया गया है या फिर मजीद जवाब मांगा गया है। कमिश्नर कराची ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें यह कहा गया था कि ये टावर जो है मुबैना तौर पे सर्विस लेन पे बनाया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, नस्ला टावर का चूंकि मामला सिर्फ इतना था कि आज कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट देनी थी और उसी रिपोर्ट पर अहकाम जारी किए जाने थे। कमिश्नर कराची ने तो अपनी रिपोर्ट दी कि नस्ला टावर जो है वो नाले पर ही बनाया गया है और जो इसके साथ जो रोड जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो भी एक गैर कानूनी है, जिसका जिक्र चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और उनके साथ बैठे हुए जस्टिस अमीन साहब ने जो है वो जिक्र किया। आज जो है एक नई इस चीज में डेवलपमेंट ये सामने आई है कि एक नई दरखास्त आ गई जिसमें ये बताया गया कि इसके जो असल मालिक हैं, जो 60% इसके शेयर होल्डर हैं, वो यूनुस मेमन है जिसका ताल्लुक कनाडा से, जिस पर अदालत सख्त बरहम हुई और कहा कि ये पाकिस्तान का निजाम कैसा चल रहा है कि कहीं कोई शख्स लंदन से बैठ के अहकाम दे रहा है, कोई दुबई से और कोई कनाडा से। अब इसके मुतालिक जो है जो रिपोर्ट कमिश्नर कराची ने दी है उसके जवाब में जो है जो दरखास्त गुजार वकील है उनसे 16 तारीख को जवाब मांग लिया है, मगर देखा यह जाए कि कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मुस्तरद है, उसको किसी भी हालत में अब गिराया जाएगा क्योंकि अब उसकी जो बुनियाद है वो उसमें एक वाज़ेह तौर पर एक नोट आ गया है कि ये एक गैर कानूनी जगह पर बनाई गई है और इसकी तामीरात मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। सिर्फ अच्छा, अदालत ने इसमें जो रिहायशी हैं उनके हवाले से कोई बात की है या जिन लोगों की मिल्कियत है नेस्ला टावर, इस हवाले से कोई बात की है? जी, इससे पहले जो ये तमाम इमारत है इसके अंदर जो रिहायशी हैं उनकी तादाद कम है और इसमें खाली और ज्यादातर जो वहां पर रिहायशी है वो इस वक्त भी किराएदार है। तो इसके मुतालिक अदालत ने पहले भी ये कहा था कि इन तमाम मामला से अदालत का ताल्लुक नहीं है क्योंकि एक जगह जब गैर कानूनी तामीरात की जाती है या एक ऐसी जगह पर की जाती है जो सरकारी मिल्कियत है या नाले में आता है तो लोगों को भी देखना चाहिए कि वो कहाँ जगह खरीद रहे हैं। अदालत सिर्फ ये चाहती है कि कभी कहीं पर भी ना रफाई प्लाट पर कोई चीज ऐसी गैर कानूनी तामीरात हो, ना नाले पर तामीरात हो, जहां तक लोगों के लेने का ताल्लुक है या ओनरशिप का ताल्लुक है उससे अदालत का कोई लेना देना नहीं है। ये आज गुजर नाला और औरंगी नाले में भी उनके विवाद से वाज़ेह तौर पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीएम गोपांग, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला, थैंक यू। नाज़रीन, ये जो यानी अहकामात जारी किए गए और इस पर अमल दरामद जो है वो इंसदाद तजावुजात का जो महकमा है उसकी जानिब से किया जाता है और आज इंसदाद तजावुजात यानी एंटी इंक्रोचमेंट के महकमे को भी वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि किडनी हिल पार्क जो है उस हवाले से जो भी वहाँ तामीरात हैं उससे ख़त्म कराया जाए
یہاں تک کہ کڈنی ہل پارک میں جو کوئی ایک مزار اور ایک مسجد بھی تعمیر ہے جسے خالی کرانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین خریدی گئی تھی تو پھر کسی بھی رفاہی علاقے کی یا رفاہی پلاٹ کی زمین پر مسجد کیسے تعمیر کی جا سکتی ہے. اس حوالے سے بھی واضح احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور جہاں جہاں تجاوزات کو منہدم کیا گیا ہے اور اس کا ملبہ جو ہے پڑا ہوا ہے اس حوالے سے بھی خاص طور سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس ملبے کو بھی ہٹایا جائے تاکہ جہاں پہ یہ تجاوزات جہاں سے ہٹائی گئی ہیں اسے عام لوگ استعمال کر سکیں. یا اسی طرح جو کے ڈی آفیسرز کلب اور جو دوسرے علاقے ہیں وہاں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ تجاوزات کو نہ صرف منہدم کر دیا جائے بلکہ اس کا ملبہ بھی ہٹایا جائے. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ KMC بشیر صدیقی صاحب. السلام علیکم بشیر بھائی, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. سر, آج جو سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کیسز کی سماعت ہوئی ہے اور اس میں جو احکامات جاری کیے گئے ہیں خاص طور پہ کڈنی ہل پارک کے حوالے سے, سر کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آج سپریم کورٹ میں جو آرڈر جاری ہوئے ہیں جو کہ مجھے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ مجھے ہی اتفاق سے وہ ملے ہیں, اس میں جو ہے سب سے پہلے تو آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ کڈنی ہل پارک کے بارے میں ہے جو وہاں پہ موکس اور ایک مزار کے سلسلے میں. نمبر 2 جو ہے ان کا جو دوسرا آرڈر تھا وہ الادین پارک میں جو پویلین کلب ہے اور سیکنڈ وہاں پر ایک شاپنگ پلازا بنا ہوا ہے جس میں تقریباً 400 سے 450 دکانیں ہیں. اس کے اباؤٹ اس کے بارے میں میرے پاس آرڈرز ہیں. ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایس ٹی پلاٹ نمبر 14 بلاک 15 اور ایف بی ایریا نمبر 16 پہ جو ہے تقریباً 3 سے 3,500 گز کا پارک کا پلاٹ ہے جس کو اچھی آبادی نے لیز دیا ہوا ہے. اس کے بارے میں مجھے آرڈرز ملا ہے کہ اس کو بھی آپ کلیئر کر کے تاکہ یہاں پر پارک بنایا جائے گا. تو آرڈرز تو بہت سارے مل گئے ہیں. بشیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یہ خاص طور پہ پویلین اینڈ کلب اور کڈنی ہل پارک کے جو آرڈرز ہیں اس کو کمپلائی کب تک کرنا ہے؟ کیا 2 دن میں کمپلائی کر کے رپورٹ جمع کرانی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے ہی ہوگا. اب میں کڈنی ہل میں تو ہم نے ابھی سے یعنی کہ ابھی میری ٹیم جو ہے وہ کڈنی ہل پارک میں ابھی آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گی اور انشاءاللہ تعالی وہاں پر کاروائی شروع کر دے گی. بالکل سیم اسی طریقے سے کل ہم 2 جگہ پہ بڑی کاروائی کر رہے ہیں, الادین پارک پہ بھی اور پلاٹ جو میں نے جس طرح ذکر کی کہ ایک ایسٹی پلاٹ جی اس کے اوپر بھی کاروائی انشاءاللہ تعالی کل شروع کر دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم کام اسٹارٹ کرتے. کام بڑا ہے, 1-2 دن کا کام نہیں ہے کیونکہ 400 450 دکانیں جو پلازا ہے بہت بڑا اس کو گرانا ہے. اس کے اندر جو پویلین کلب ہے اس میں بھی کافی عمارتیں ہیں, اندر سوئنگ پول ہے, عمارتیں ہیں, تو اس میں بھی کافی دن لگیں گے. لیکن سر یہ جو آپ کی کاروائی ہوتی ہے جس میں نوٹس دیا جاتا ہے, خالی کرایا جاتا ہے, اس کی کیسے کمپلائنس ہوگی کہ نوٹس دے کے جگہ کو خالی کرایا جائے اس کے بعد جگہ واگزار کی جائے؟ دیکھیں میں آج سپریم کورٹ میں جب یہ سارے سلسلے آرڈرز ہوئے اس آرڈر کے بعد ہم فوری طور پہ ہم وہاں پر پہنچے. میں نے وہاں پر پلاٹ پر بھی گیا, وہاں کے لوگوں کو نوٹس بھی دیے. پھر اسی طریقے سے میں الادین پارک گیا, وہاں کے لوگوں کو میں نے نوٹس بھی دیے. وہاں کے جو متعلقہ انتظامیہ ان سے ملا بھی اور ان کو کہا کہ کل ہم یہ اپنا آپریشن سٹارٹ کریں گے. آپ اپنا جو بھی سامان نکال سکتے ہیں, جو بھی سیو کر سکتے ہیں, آج رات تک کر لیں, صبح ہم یہ کاروائی کریں گے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ کے ڈی آفیسرز کلب کے حوالے سے بھی احکامات جاری کیے گئے اور ملبہ اٹھانے کے لیے بھی کہا گیا ہے. جی اب 2-3 جگہ سے ڈیبریز کے لیے جو ہے وہ آرڈرز ملے ہمارے کو. ایک یہ کے ڈی آفیسرز کلب کے حوالے سے بھی ہے اور نمبر 2 کڈنی ہل پہ بھی جو ڈیبریز ہے اس کے حوالے سے بھی ہے اور تیسرا جو ہے شارع قائدین پہ جو ڈیبریز تھی اس کے حوالے سے بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کام ہمارا جو ہے کل سے سٹارٹ کر دیں گے ہم اور پرسوں جو ہے ہم اپنی رپورٹس بھی جمع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بشیر صدیقی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ KMC بشیر صدیقی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. آج ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی جس میں 15 جون کو ہونے والی
ریلی جو تھی جو کہ سندھ حکومت کے خلاف نکالی جا رہی تھی اسے مؤخر کرنے کا اعلان کیا گیا. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو بیانات دیے گئے ہیں اس کی مذمت کی جاتی ہے، لیکن چونکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سندھ میں محاذ آرائی نہیں چاہتی، قوم پرست جو جماعتیں ان سے محاذ آرائی نہیں چاہتی، اس لیے یہ ریلی مؤخر کی جا رہی ہے. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جناب صادق افتخار. جی السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام جناب. جی مجھے بتائیے گا سر، یہ آج جو ریلی مؤخر کی گئی اور خاص طور پہ سندھ حکومت کی جانب سے کافی سخت جو کمنٹس ہیں وہ بھی اس ریلی کے حوالے سے اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے دیے گئے تھے، کیا کہیں گے سر آپ؟ جی ایم کیو ایم پاکستان کا موقف بہت ہی واضح ہے اس میں کہ جو عناصر اس ملک اور اس شہر اور پاکستان کے خلاف ہیں ان کے خلاف ایم کیو ایم کھڑی رہے گی اور جو پیپلز پارٹی کی ناقص کارکردگی ہے اس کو اجاگر کرے گی، ان کو آئینہ دکھاتی رہے گی کہ یہ شہر اور یہ ملک اور اسپیشلی کراچی جو کہ پورے پاکستان کو ایک شہر رگ ہے جس سے پورا پاکستان فائدہ اٹھاتا ہے، کہ اس میں بھی جو بہتری لا سکیں وہ پیپلز پارٹی لائیں، وہ اپنا رونا وفات کا رونا چھوڑیں اور کراچی کی طرف اور سندھ کی طرف توجہ دیں. سندھ میں رہنے والے لوگ بھی اب سمجھ چکے ہوں گے کہ ان کا کیا حال ہوا ہے اور شہری سندھ کے لوگ بھی اب یہ سمجھ چکے ہیں اور یہ ڈرامے اب ان کے پرانے ہو چلے ہیں. اور جو انہوں نے سپورٹ کیا ہے یہ سندھو دیش کے نعرے لگانے والوں کو اور جو کراچی کی املاک کا نقصان ہوا ہے اس کے اگینسٹ بھرپور مذمت کرتی ہے پاکستان. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ایک واضح موقف دیا ہے، ایم کیو ایم اس موقف کے ساتھ کھڑی رہے گی اور انشاءاللہ آگے آنے والے کچھ دنوں میں ایک اور بھرپور ریلی نکالے گی. اور اس وقت مؤخر کرنے کی وجوہات یہ تھی کہ تصادم نہ ہو جس سے امن تباہ نہ ہو کراچی. سر تو کوئی اور سلوشن اس کا نکالا جائے گا بجائے اس کے کہ ایک ہی دن، جس طرح سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ایک ہی دن ایک ہی وقت اگر ریلیاں نکالی جائیں گی تو پھر ظاہر سی بات ہے تصادم ہونے کا خدشہ ہے اور یہ جو ہے ایک طریقے سے لسانی آگ میں کراچی کو ڈھکیل دیا جائے گا، کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ زہر اگلنے والی باتیں ہیں. ان کے پاس ہماری ایپلیکیشن موجود ہے کمشنر کے پاس جو ہم نے پہلے دی تھی. تو سندھ حکومت کو یہ پتا تھا کہ ہم اس ریلی نکالنے والے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اسی دن ایک دوسری ملک دشمن جو ملک کے اگینسٹ نعرے لگانے والے لوگوں کو انہوں نے کس طرح اجازت دی اور کیوں دی اور کس بنیاد پر دی، جبکہ ایم کیو ایم کی ایپلیکیشن آلریڈی موجود ہے کمشنر آفس کے اوپر. تو یہاں تو ہم نے ملک کے میں انریسٹ نہ ہو اور کسی املاک کا نقصان نہ ہو، ہم نے اس وجہ سے مؤخر کی ہے. اور ہم یہ امید رکھتے ہیں اداروں سے کہ یہ ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے اگینسٹ بولا، کراچی میں نقصان پہنچایا، نفرت پھیلانے والوں کو یہ ضرور نوٹس لیں گے. اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کتنی ایف آئی آریں کٹنے والی ہیں اور کتنی اریسٹ ہونے والی ہیں. کیونکہ آج بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا لیاقت آباد میں مسلح افراد گھوم رہے تھے کھلے عام، پولیس والوں نے کچھ نہیں کیا، کسی کو کوئی نہیں. صادق افتخار صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ جن لوگوں کی زمینیں یا جن لوگوں کی اراضی تھی اور وہ نجی ہاؤسنگ اسکیم کے زد میں آ گئی یا اسے ایکوائر کر لیا گیا، کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کہتی ہے کہ صحیح ایکوائر کیا گیا، یعنی ان کی زمینوں پہ ان کا حق نہیں تھا، یا جو مظلوم ایسے غریب لوگ ہیں جن کی زمینیں وہاں موجود تھیں جسے ایکوائر کر کے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی گئی، اس پہ کیا موقف رکھتی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان؟ یہ تو ایک سمپل جھگڑا ہے دو پارٹنروں کے درمیان. یہ انہی کی حکومت میں یہ اسکیمیں بنی تھی، لانچ ہوئی تھی. انہی کی اسکیموں میں 50 پولیس موبائلیں جاتی تھی اور لوگوں سے چند پیسوں کے عوض سائن کرواتی تھی. تو یہ تو سرپرستی میں ہوا ہے. آپس کے کیا مسئلے ہیں مسائل ہیں اس سے ہم آشنا نہیں ہیں، لیکن یہ چیز تو بہت ہی واضح ہے کہ کوئی ملی بھگت تھی. اور اب نہیں سر، ملی بھگت تو تھی، لیکن کیا آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، جن لوگوں کی زمینیں تھیں اسے نہیں اس طریقے سے ایکوائر کرنا چاہیے تھا؟ نہیں بالکل ایکوائر، دیکھیں طریقہ ہے ایکوائر کرنے کا. کسی کی بھی زمین آپ
बंदूक और अपने जोर बाजू पर नहीं ले सकते वो अब, लेकिन ये किसके साथ मिलकर हुआ? सिंध हुकूमत ने किया। सिंध हुकूमत से आज सवाल करते हैं, आज ये आकर खड़े रह जाते हैं इनके वज़रा और ये बातें करते हैं, तो उनको उस वक्त नहीं पता था। 12 साल से हुकूमत है उनकी, 12 साल से इनको पता है कि क्या हो रहा है, ये 12 साल से स्कीमें लॉन्च हुई हुई हैं। लेकिन अगर ये तमाम बातें कौम परस्त जो जमातें हैं उनकी नॉलेज में हैं, तो फिर जाहिर सी बात है, एक तरफ आपका कहना ये भी है मुबैना तौर पे कि सिंध हुकूमत उनकी सरपरस्ती भी कर रही है और सिंध हुकूमत उनको फैसिलिटेट भी कर रही है, जबकि दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने ही मुबैना तौर पे ये ज़मीनें उनकी जो है वो उस निजी हाउसिंग स्कीम के अंदर शामिल कराई। सर, इनमें कौन कौन मुलव्विस हैं इन सारी चीजों के बारे में? इन्होंने ही इन्वेस्टिगेट करना है, इन्हीं की सरपरस्ती में हुई है। और ये आज भी अगर आप मुझे बताएं, कराची जैसे शहर में याक्ताबाद के ब्रिज के ऊपर चढ़कर मुसल्ला अफराद असला लहराते हुए लोगों को धमकाते हुए चल रहे हैं, तो क्या ये पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की नॉलेज में नहीं है? क्या पुलिस इनको नहीं रोक सकती? तो ये जरा एक लम्हे फिक्रिया है जिसके बारे में सोचना है और समझना, और पीपल्स पार्टी की इसमें इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी समझना। ठीक है, तो सर अब इस हवाले से कोई यानी इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए ये जो जिस वजह से आपने मौखिर भी की कि तसादुम ना हो, तो इसका कोई हल निकाला जा रहा है कि कौम परस्त जमातों को कम से कम ये बातें बताई जाएं या जो आपका मौक़िफ़ है वो पहुंचाया जाए उन तक? भाई देखिए, मौक़िफ़ तो पहुंचाया जा भी रहा है और मेरे ख्याल में इस मुल्क के जो इदारे हैं वो भी इन चीज़ों को, इन खदशात को मॉनिटर कर रहे हैं और आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि हमारे इदारे और हुकूमत इस पर नजरसानी करेंगे और इस चीज का कोई बेहतर हल, और जो इसमें जराइम पेशा लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने टेररिज्म की है, उनको इनके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिक इफ्तिखार साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सादिक इफ्तिखार हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे और इनका ये कहना था कि मौक़िफ़ पहुंचाया जा रहा है और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी इन चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और उनकी जानिब से भी यकीनन जो है ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कौम परस्त जमातों को कि दरअसल क्या वजह हुई है और जिस तरीके से वो दाखिल हुए थे इस चीज़ को, इसकी मजम्मत की जाएगी। अच्छा नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे मौसम के हवाले से और आपको बताते चलें कि एक हवा का कम दबाव जो है वो मौजूद है जिसके फैलाव की वजह से तकरीबन जो है ना वो हमारे मुल्क के बेशतर इलाके जो हैं वो बारिश और आंधी की लपेट में आ सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं कराची की, तो कराची में पहले ही जो यानी बारिशें हुई थी पिछले साल, जिसकी वजह से कराची के बहुत से इलाके, खुसूसन डिफेंस क्लिफ्टन के बहुत से इलाके जो हैं ज़ेर आब आ गए थे और यही वजह है कि जो ये इलाके हैं उनमें कई फीट पानी कई दिन तक खड़ा रहा था। इस वजह से कराची के अवाम जो है वो बारिश का जिक्र सुनते ही बजाय इसके कि बारिश के जिक्र को सुनकर कोई खुशी का इजहार किया जाए, घबरा भी जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो रहमत है अल्लाह ताला की तरफ से ये कहीं जहमत ना बन जाए। तो नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं यानी वेदर एनालिस्ट हैं, वेदर एक्सपर्ट हैं, एक इनका फेसबुक पेज भी है जो कि बहुत से लोग जिसे फॉलो करते हैं, जिस पे प्रेडिक्ट किया जाता है। जवाद मेमन हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त मौसम की सूरत हाल क्या है और आइंदा कितने दिनों में बारिश मुतवक्को है। हमारे साथ मौजूद है जवाद मेमन। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। जवाद साहब, आपने अपने पेज पे भी अपडेट किया और ये कहा जा रहा है कि जी एक सिस्टम मौजूद है जिसके सेल्स जैसे जैसे फैलते जाएंगे उसकी वजह से काफ़ी पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश, गरज चमक और आंधी जो है ये आ सकती है। क्या कहते हैं सर आप? जी बिल्कुल सर, कुछ इसी तरीके से है कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो इंशाल्लाह
2 से 3 सिस्टम्स का जो है ये नेक्सस है इस वक्त जो देखने में आ रहा है कि बहरा अरब से जो है एक सर्कुलेशन जो है वो कोस्टल एरियाज की तरफ और सिंध रीजन की तरफ मूव करेगा। साथ ही साथ इसी दौरान जो है ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पाकिस्तान के अपर और सेंट्रल एरियाज में मौजूद होगा। और इसके साथ जो तीसरा जो इन्फ्लुएंस इस वक्त देखने में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है काफी ताकतवर मॉनसून का सिस्टम मौजूद है। वो भी अगले आने वाले दिनों में जो है वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि सेंट्रल इंडिया और पाकिस्तान के करीब तक आके जो है वो खत्म होगा। तो इसके ज़ेरे असर भी जो है वो आगे आने वाले सिस्टम्स को जो है वो काफी सपोर्ट मिलेगी। तो 16 तारीख से लेके 21 तारीख 22 तारीख तक जो है सिंध, पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज और बलूचिस्तान के बीच में कुछ एरिया शामिल हैं। इंशाल्लाह इस पूरे रीजन में जो है पाकिस्तान के इस रीजन में जो है वो गरज चमक के साथ बारिशें, ज्यादा बारिश और डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह जो है वो पॉसिबल है। सर सबसे पहले तो मुझे बताइएगा इसे प्री मानसून जो स्पेल है वो कहा जाएगा? बिल्कुल इसे प्री मानसून स्पेल ही कहा जाएगा क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग है स्पेशली सिंध के हवाले से वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के ज़ेरे असर जो है वो ज्यादा होगी। जो 16, 17, 18 तारीख तक जो बारिशें नजर आ रही हैं उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। तो ऑब्वियसली ये प्री मानसून ही कहलाएगा। लेकिन फिर कुछ इस तरीके से भी देखने में आ रहा है कि जो ऑफशोर सर्कुलेशन जो सिंध की तरफ मूव कर रहा है, कह सकते हैं कि इस सिस्टम के आखिर तक यानी कि 20, 22, 24 तारीख तक जो है कुछ मॉनसून करंट्स भी जो है वो सिंध के साउथ ईस्टर्न रीजन जो है हमारा थर्ड रीजन है, कराची रीजन के आसपास तक जो है वो स्टेबलाइज हो सकती हैं। मुझे सर ये बताइएगा कि इस दफा मतलब क्लाइमेटिक चेंज और मौसम को देखते हुए आप कितने मिलीमीटर रेन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्रेडिक्ट करेंगे कराची के लिए खास तौर पे? क्या इस दफा पिछले साल से ज्यादा रेन्स यानी ज्यादा बारिशें मुतवक्को हैं या इस साल बहुत ज्यादा बारिशें नहीं होंगी, कम बारिशें भी हो सकती हैं? देखें इसमें सर 2 चीजें हैं। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल जो हमारा सीजन गुजरा वो इंतहाई अबव नॉर्मल था। स्पेशली 27 अगस्त 2020 का जो दिन है वो कराची वाले को काफी अच्छे तरीके से याद होगा कि तकरीबन 1 साल का जो एवरेज है वो हमने एक ही दिन के अंदर देख लिया। तो अगर उस हवाले से कंपेयर किया जाए तो पिछले साल से जो है वो बारिशें यूं तो कम है अगर हम पिछले साल से स्पेसिफिकली इसको कंपेयर करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मॉनसून सीजन जो नजर आ रहा है स्पेशली साउदर्न पाकिस्तान में और पंजाब रीजन में भी, तो वो नॉर्मल टू अबव नॉर्मल यानी कि मामूल से थोड़ी सी ज्यादा बारिशें ही नजर आ रही हैं। अगर आप इसे परसेंटेज फिगर्स में देखें तो तकरीबन 95 to 150%, 15%, 120% के आसपास जो है वो हम देख सकते हैं सीजन इस दफा। मुझे ये बताइएगा ये जो करंट सिस्टम इस वक्त है और आप कह रहे हैं 3 सिस्टम्स का नेक्सस है जो कि बन रहा है, इससे कराची में किस कदर बारिश हो सकती है? कराची में देखें क्योंकि ये 3 अलग अलग सिस्टम जो हैं इनका इन्फ्लुएंस जो है इस वक्त मौजूद है, थोड़ा सा रेयर अकरेंस है। तो डेवलपमेंट्स भी जो है वो स्कैटर्ड रहेंगी, वाइड स्प्रेड जरूर होंगी लेकिन स्कैटर्ड रहेंगी। इसमें आप ये कह सकते हैं कि कराची के जो नॉर्दर्न एरियाज आते हैं जिसमें सरजानी, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद और हाईवे वगैरह के जो हमारे रीजन हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थोड़े से ताकतवर सेल्स बन सकते हैं। तो मॉडरेट टू हैवी स्पेल भी छोटा मोटा किसी इलाकों में हो सकता है। वैसे ओवरऑल अगर शहर की बात की जाए तो लाइट टू मॉडरेट रेंज जो है वो वाइड स्प्रेड नजर आ रही है फिलहाल। लाइट टू मॉडरेट रेंज नजर आ रही है यानी उससे ज्यादा यानी इस वक्त जो अच्छा सर ये जो आजकल जो मौसम अबरालूद रह रहा है ये भी इन्हीं सेल्स के फैलाव की वजह से? नहीं देखिए ये सेल्स जो हैं ये डिफरेंट चीज है। ये अभी आगे आने वाले वक्त में ये डेवलप होगा। तकरीबन 16 से 17 तारीख के आसपास जो है वो सिंध की तरफ मूव होगा। जो अभी जो आजकल जो हम मौसम देख रहे हैं इनफैक्ट पिछले 1 हफ्ते से ही कराची में जो है वो काफी अबर आलूद है और डेली ही जो है वो रात के टाइम, अर्ली मॉर्निंग के टाइम इलाके में ड्रिजल हो जाती है, लाइट रेन हो जाती है। तो ये प्री मानसून एक्टिविटीज हैं जो मॉनसून सीजन से आने से पहले जो है ये तकरीबन हर साल ही हमें देखने को मिलती हैं। और इसमें बहुत बड़ा जो इन्फ्लुएंस होता है वो आपको पता है कि समुद्री हवाएं हमारे यहाँ आजकल अल्हम्दुलिल्लाह काफी तेज हैं, 40-45 किलोमीटर के आसपास। तो इनके साथ ये समुद्री बादल जो है शहर की तरफ मूव करते हैं और फिर अपने साथ जो है ये हल्की फुल्की ड्रिजल और कहीं कहीं फुहार वगैरह की करते रहते हैं। ठीक सर, मानसून कब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कराची में, यानी जब टिपिकल जो मानसून सीजन है वो हिट करेगा? देखिए मानसून सीजन जो है वो लो प्रेशर सिस्टम तो जो है वो फिलहाल तो ये एक सिस्टम अभी गुजरेगा। इसके बाद कुछ दिनों का गैप आ सकता है तकरीबन 1 सवा हफ्ते या 1.5 हफ्ते का,
کہہ سکتے ہیں کہ اس مہینے کے آخر میں ایک اور کوئی لو پریشر سسٹم موو کر جائے، لیکن ابھی ہم لانگ رینج فورکاسٹ پہ ہیں تو اس کی پروبیبلٹی جو ہے وہ فی الحال کافی کم ہے. لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو سسٹم کراس ہوگا تو 22 سے 25 جون کے آس پاس جو ہے وہ مانسون کرنٹس جو ہیں وہ کراچی کے آس پاس اسٹیبلش ہو جائیں گی. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مانسون سیزن کا جو ہے وہ آن سیٹ ہو جائے گا. اب جیسے ہی یہ آن سیٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم سیزن میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر بیک ٹو بیک جو ہے وہ لو پریشر سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے الگ الگ ایریاز کو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم افیکٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جواد میمن صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، ویدر ایکسپرٹ جواد میمن ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ پری مانسون جو ہے وہ 16 تاریخ سے یعنی 16 تاریخ سے جو ہے وہ اس کا پھیلاؤ اسٹارٹ ہوگا، جس کی وجہ سے یعنی لائٹ ٹو ماڈریٹ رینز جو ہیں وہ کراچی میں ہو سکتی ہیں. بہرحال ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.